दोस्तों, ब्रीदिंग और एक्सचेंज को अलग पार्ट हमने चैप्टर का कर लिया था बेटा। अब हम अगले चैप्टर के साथ आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी में दो ही मेन फ्लूइड्स होते हैं, लिम्फ और ब्लड, और वो कैसे सर्कुलेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो हमें बेटा इस चैप्टर में देखना होता है। तो देखिए, वाई डू वी नीड सर्कुलेशन, पहला सवाल हमेशा यही होता है। तो कहते हैं भाई क्योंकि आया तो ऑक्सीजन एक ही जगह पर है, जैसे हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था एल्विलाई पे, बट वो चाहिए सभी सेल्स को, तभी उसके माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल करके एनर्जी बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना पड़ता है, और ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमें वहाँ पर चाहिए होगा, और वो यानी ब्लड का हमें मूवमेंट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा हमें क्या चाहिए होती है, हमें कहा जाता है कि इसीलिए हमें सर्कुलेशन चाहिए होती है। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर दिस, इसलिए हमें सर्कुलेशन चाहिए। वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी रिमूव कॉन्टिन्यूसली करना होता है, बॉडी हमेशा ट्रांजिट में रहती है इसीलिए। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि इन्वर्टेब्रेट्स, जैसे वहाँ पर भी इन्वर्टेब्रेट्स तो जो डिफ्यूजन से कर रहे थे ब्रीदिंग में, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, उनके अंदर जो बेटा सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी कैविटीज़ के थ्रू एक्सचेंज कराते हैं। जैसे आपको याद हो, जैसे स्पॉन्ज का डायग्राम है, तो स्पॉन्ज में जो बॉडी कैविटी होती है, एनिमल किंगडम में पढ़ाते हैं उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। ऐसी कैविटीज़ के थ्रू वाटर डिफ्यूजन के उसमें आराम से ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सचेंज कर जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड और लिम्फ जैसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो प्राइमरी बॉडी फ्लूइड जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे बेटा, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होगा, कलर भी दिख जाएगा आपको, ब्लड का कलर थोड़ा सा रेड है ना, और इसका कलर जनरली थोड़ा सा कलरलेस सा होता है क्योंकि इसमें आरबीसी के पिगमेंट्स नहीं होते हैं। मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड यही होता है। लिम्फ जो होता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में आता है। हमारा ब्लड डायरेक्टली सेल के साथ कांटेक्ट, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कभी कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए हमें कहते हैं कि हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। और अगर दोनों को मिलाएंगे तो इसलिए ब्लड वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अलग भी होती है। ब्लड वॉल्यूम में सिर्फ ब्लड आता है, बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी आता है, लिम्फ भी आता है जो कि बिटवीन द सेल्स इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी गिना जाता है। आइए देखते हैं ब्लड के कंपोजिशन को। अगर हम देखते हैं तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, और स्पेशल कहते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते। जनरली जब हम टिश्यूज़ पढ़ते थे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, तो हमें पढ़ाया जाता था कि भाई ब्लड के अंदर सेल होगा, मैट्रिक्स होगा और फाइबर। यहाँ सेल और मैट्रिक्स तो होंगे बट फाइबर नहीं होंगे। सेल जो होंगे बेटा वो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे, और मैट्रिक्स जो होंगे वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्योंकि ये स्टेम सेल से बने हुए हैं, बोन मैरो के अंदर फॉर्म हो रखे हैं, इसलिए इसे फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देता हूँ उसे कहते हैं सीरम। क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से होते हैं। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन्स हो गए ऐसे। फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। तो प्लाज्मा होता है बेटा और ब्लड सेल्स होते हैं जनरली, फाइबर यहाँ पर नहीं होता, यही इसकी स्पेशलिटी मानी जाती है। आगे देखिए कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, तो वही बेटा देखो प्लाज्मा हो गया, इंपॉर्टेंट बात हो गई, और विदाउट क्लोटिंग फैक्टर सीरम कहते हैं इसको, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कंपोजिशन 45%। इस 55% जो प्लाज्मा 55% होता है देखो यहाँ, और ये हो गया 45। इस 55 में से बेटा 90 to 92% जो है बेटा वो वाटर है। क्या है? वाटर। और प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है, यानी थोड़ा पेल येलो होता है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होंगे, यानी आरबीसी नहीं होगा। ब्लड में तो प्लाज्मा प्लस सेल दोनों थे तो उसका कलर तो रेड दिख रहा था। स्ट्रॉ कलर या पेल येलो इसका कलर होता है। प्रोटीन होते हैं और बहुत सारे आयंस भी इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से आयंस बेटा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन जैसे आयंस यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, कल को फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, कल को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये सब बेटा यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स में फिब्रिनोजन है, देखो दिख रहा है, ब्लड सेल्स को ट्रैप करने वाला है ये, तो नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड लॉस ना हो, ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाएं। ग्लोब्यूलिन
ये इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह जो हमें हेल्थ डिजीज में हम पढ़ते हैं वहाँ काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म। एल्ब्यूमिन जो होता है बेटा वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, मेम्ब्रेन के, अगर ये मेम्ब्रेन है बेटा, तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर रहे, ताकि ना तो सेल श्रिंक करे और ना सेल स्वेल करे। उसे हम एल्ब्यूमिन का काम बेटा मानते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, देखो थोड़ा ज़्यादा आगे शायद हम, तो ये बात हो गई। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 कंपोजिशन होते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और ये प्लेटलेट्स। इसमें से ये रेड कलर के होते हैं, ये इनके पास कलरलेस होते हैं, ये तो फ्रेगमेंट ऑफ सेल होते हैं, इनको हम कई बार ट्रू सेल तक नहीं मानते हैं, राइट। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं WBC वाले, और ये दोनों इधर वाले न्यूक्लिएटेड तक नहीं होते हैं। अब देखो एरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होता है, इतना क्यूबिक पर मिलीमीटर इसकी वैल्यू है बॉडी में। रेड बोन मैरो में पाया जाता है, बाइकनकेव शेप का होता है हमारे शरीर में, और कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि फ्रॉग में न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। कंटेन्स हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है, मैंने ब्रीदिंग वाली वीडियो में भी आपको बताई थी बेटा, इसकी वैल्यू 12 से 16 ग्राम होती है पर 100 ml। और ये आरबीसी के कारण ही रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड कलर का होता है। लाइफ स्पैन ये होती है, स्प्लीन में इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए स्प्लीन इसका ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। और क्या हेल्प करता है ये हीमोग्लोबिन, अगर इसके पास है तो हम पढ़ चुके हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसफर में इसका अच्छा खासा रोल बेटा देखा जाएगा। तो एक ये बात हो गई भाई। ल्यूकोसाइट से WBC ल्यूकोसाइट यानी कलरलेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीजें होती हैं बेटा, देखो या तो साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल है, या साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल नहीं है। ग्रैन्यूल है तो ये न्यूट्रोफिल, एसनोफिल एंड बेसोफिल। इसमें न्यूट्रो और एस्नो को हम, एस्नो हालांकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, बट वैसे बहुत सारी टेक्स्ट बुक मेंशन करते हैं कि ये फेगोसाइटिक होते हैं। इधर मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक होते हैं, लिम्फोसाइट्स फेगोसाइटिक नहीं होते हैं। स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स जो हम ह्यूमन हेल्थ में ही पढ़ते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाकर ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करते हैं, ना कि फेगोसाइटोसिस शो करते हैं। तो सबकी परसेंटेज दी हुई है बेटा कि 65% होगा, ये 3% होगा, ये एलर्जिक या पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ज़्यादा होगा, ये इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होगा। हिस्टामिन, हेपरिन, एनसीईआरटी एक और टेक्स्ट लिखती है, शायद हम मिस कर गए हम उसे, सीरोटोनिन। हेपरिन एंटीकोगुलेंट होता है, हिस्टामिन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर और वेजोडायलेटर होता है, सेरोटोनिन को स्लीप इंड्यूसर की तरह देखा जाता है, वेजोकंस्ट्रिक्टर की तरह देखा जाता है। जब ब्लड में होता है तो हम इसे मोनोसाइट कह देते हैं बेटा, और यही अगर कल को स्किन में चला जाता है, टिश्यू में, तो उसे मैक्रोफेज के नाम से भी जानते हैं बहुत बार। और लिम्फोसाइट्स मैंने बताई दिया 2 टाइप के होते हैं, और ये भी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिम्फोसाइट्स आर नॉन फेगोसिटिक, और इसमें न्यूक्लियस बहुत प्रॉपर दिखता है, जो कि आरबीसी में नहीं दिख रहा था। इसको सिंपल भाषा में कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि बेन, बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल लव्स मनी। तो ये दोनों नॉन ग्रैनुलोसाइट है, ये वाला ग्रैनुलोसाइट है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं, और इनका नंबर जैसे वहाँ 5.5 क्यूबिक, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर था बेटा, इनका नंबर 6000 से 8000 क्यूबिक मिलीमीटर ही होता है। तो ये इस स्लाइड पे इनकी बात हो गई भाई। फिर WBC को अगर हम देखते हैं तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, देखो बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में, फेगोसाइटोसिस करते हैं, मोनोसाइट्स भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स होते हैं। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं, एस्नोफिल एलर्जी में, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था बेटा, ये ट्रू सेल भी नहीं होते, इनको हम सेल फ्रेगमेंट्स मानते हैं। किसका? मेगाकार्योसाइट्स का सेल फ्रेगमेंट है ये, बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स का। इनकी वैल्यू प्लेटलेट से की वैल्यू जो है WBC से ज़्यादा है, बट RBC से कम है। ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर, है ना। इसलिए इनको, क्योंकि क्लॉट बनाते हैं, क्लॉट को हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्रोम्बस या क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं ये। और अगर ये थ्रोम्बस या क्लॉट बनाने में मदद कर रहे हैं और कल को अगर ये नहीं बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि बॉडी में ब्लड लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो प्लेटलेट की बात हो गई कि मेगाकार्योसाइट्स हैं, कोगुलेशन में रोल निभाते हैं,
WBC की बात हो गई, 2 फेगोसाइटोसिस में है, इन्फ्लामेशन में है। ल्यूकोसाइट की बात हो गई, एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट सबसे बड़े सेल्स हैं। एरिथ्रोसाइट की बात हो गई, नॉन न्यूक्लियस वाले हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात भी हमारी हो गई। फिर देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात आती है। ये इस बेस पर होता है कि ब्लड के सरफेस पर 2 तरीके के एंटीजेंस पाए जा सकते हैं। किस बेस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस ऑन ब्लड सरफेस, राइट, उस बेस पर होता है। तो देखो अगर आरबीसी के ब्लड का जो सेल है उसके सरफेस पर, ऑन ब्लड सेल सरफेस, ऐसा लिख लो, कौन सा? आरबीसी। अगर यहां पर ए ब्लड है बेटा, तो इसका मतलब क्या? अगर ए ब्लड ग्रुप है तो सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए। और एक रूल होता है कि जो सरफेस पे एंटीजन होगा, यानी सेल के पास 2 कंपोनेंट है ब्लड के, सेल और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी उसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा। तो ए है तो यहां एंटीबॉडी हो जाएगा बी। अगर सरफेस पर बी है तो प्लाज्मा में हो जाएगा ए। क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ए ग्लूटिनेशन हो सकती है। दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या हो सकती है? ए ग्लूटिनेशन, यानी क्लम्पिंग। मिल जाएंगे एक साथ, क्लम्प या एग्रीगेट्स बना लेंगे, और उस क्लम्प को फिर बॉडी वहां से वेस्ट समझ के रिमूव कर देती है, फेगोसाइटोसिस कर सकती है। तो जनरली बॉडी में हम ऐसा अवॉइड करते हैं। ए बी का मतलब क्या है? कि दोनों एंटीजन है तो भाई एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। यानी बेसिकली मैं आपको कहना चाह रहा हूं, एक रूल है कि जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ भाई, क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ है ही नहीं, एंटीबॉडी दोनों है। अब एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मान लीजिए ये वाला व्यक्ति है, इसको ब्लड चाहिए किसी का, इसको, ए वाले बंदे को, तो भाई इसका तो पूरा शरीर इसके पास ही है, इसके पास ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीबॉडी भी होगी। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि ये तो रिसिपिएंट है। कौन है ये? रिसिपिएंट। तो मेरे रिसिपिएंट के पास मेरे बेटा ए एंटीजन है और बी क्या है? एंटीबॉडी। और मेरे को देखना है इन तीनों में से इसे कौन दे सकता है। खुद को तो खुद दे ही सकता है, वो तो डाउट ही नहीं है। फिर मुझे एक और लाइन याद रखनी है कि डोनर से मुझे क्या चाहिए? डोनर से मुझे याद रखना एंटीजन चाहिए, यानी कि आरबीसी का सेल चाहिए, प्लाज्मा नहीं। क्या चाहिए? एंटीजन चाहिए, प्लाज्मा नहीं चाहिए। तो अब मेरे को बस इतना सा देखना है, बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो, कि अगर यहाँ से एंटीजन आएगा तो सामने बस सेम एंटीबॉडी नहीं पड़ना चाहिए। यानी रिसिपिएंट का जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे बेटे, रिसिपिएंट की देखनी है एंटीबॉडी और डोनर का देखना है एंटीजन। दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो हम बिल्कुल ठीक जाएंगे अपने आंसर में। जैसे इस केस में यहां पर एंटीबॉडी बी है, तो मेरे को बस ऐसा ब्लड देखना है जिसका एंटीजन बी ना हो। तो एक तो इसमें नहीं है बी एंटीजन और एक लास्ट वाले में नहीं है। अब बी ब्लड ग्रुप है तो भाई डोनर की क्या देखनी है? एंटीबॉडी। मैंने पकड़ ली इसकी एंटीबॉडी, ए है, तो मुझे सामने से ऐसा एंटीजन नहीं लेना बस जिसमें ए हो, बाकी सब चलेगा। किस किस में नहीं है ए? तो भाई इसमें तो है, तो ये तो नहीं आएगा। इसमें नहीं है, इसमें फिर से ए एंटीजन है, तो इसको बी और ओ मिल सकता है। ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं है, डोनर से लेना है एंटीजन, तो भाई जब एंटीबॉडी नहीं है मेरे पास तो कोई भी एंटीजन ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो चारों से रिसीव हो सकता है। इसके पास क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज हैं, रिसीवर का क्या देखना है? एंटीबॉडी। तो भाई मैं ए एंटीजन लाऊंगा तो भी एंटीबॉडी है, बी लाऊंगा तो भी है, ए बी लाऊंगा तो भी है, तो ये किसी से नहीं लेगा। और अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि ए बी वाले ने सबसे ले लिया और सबको देने वाले में किसका नाम है? ओ का। सब में इधर भी ओ है, ओ है, ओ है और ओ है, तो ओ यूनिवर्सल डोनर हो जाता है और बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सिंपल सा याद रखना है कि जो देने वाला बंदा है वहां से होना चाहिए क्या? वहां से होना चाहिए एंटीबॉडी, और जो लेने वाला बंदा है वहां से क्या देखना है? एंटीजन। दोनों सेम नहीं होने चाहिए, इतना सा ही रूल होता है बेटा। लैंडस्टीनर्स लॉ कहते हैं इन चीज़ों को, कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी कभी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आजकल हम ब्लड को ए या बी नहीं कहते, हम ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव कहते हैं। उसको कैसे पकड़ा जाए? तो वो कहते हैं कि RH का मतलब जो पॉजिटिव होता है, कई बार देखा गया
ये पॉजिटिव जो है ये है RH एंटीजन, और अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल A है, तो उसे आजकल हम रिलेट करने के लिए कह देते हैं A नेगेटिव। तो एंटीजन के अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं, राइट। ऐसा पहली बार रीसस मंकीज की वजह से नाम रखा गया था, वहां देखा गया था। इट वॉज ऑब्जर्व्ड प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC, यानी जो अभी A, B और O हमारे सरफेस पे थे, इसके अलावा एक आधा एक्स्ट्रा एंटीजन भी देखा गया है। अगर किसी पेशेंट में यही है आज के दिन तो इसे बोलेंगे हम कि ये A नेगेटिव है। लेकिन अगर किसी उसी पेशेंट के अंदर यहाँ पर एक और एंटीजन अलग से दिख गया तो हम बोलते हैं ये A पॉजिटिव है, यानी इसके पास RH फैक्टर है। सेम अप्लाइज फॉर AB एंड अदर्स। जनरली आप अपने स्कूल की क्लास में देखोगे या कॉलेज क्लास में देखोगे कहीं भी, तो 80% लोगों में बेटा ये देखा जाता है कौन सा, A पॉजिटिव वाला एंटीजन। एब्सेंस है तो उसे नेगेटिव कह देते हैं। RH नेगेटिव का मतलब होता है नॉर्मल है, उस पर कोई पॉजिटिव एंटीजन नहीं है। फिर देखो RH ग्रुपिंग को मैच करना चाहिए, आजकल ये रूल बना हुआ है। रिस्क एक ही कंडीशन में होता है, जो कि हमारे पास एक क्लासिकल एग्जाम्पल भी होता है कि पर्सन RH नेगेटिव है और वो RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज हो जाए। RH नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास वो RH एंटीजन नहीं है। तो हमने पढ़ा था एंटीजन नहीं होता क्या होगा, इसका मतलब एंटीबॉडी। बट इस केस में यही स्पेसिफिक बात होती है कि एंटीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इसको अलग भी रखा गया है। लेकिन अगर कल को इसके साथ कोई RH पॉजिटिव मिल गया, मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है और ये A पॉजिटिव है, तो A तो ठीक है बट RH पॉजिटिव चीज है। जब ये पॉजिटिव वाला एंटीजन इसके पास जाएगा तो इसका शरीर इसको एक्सटर्नल ट्रीट करते हुए इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा, RH एंटीबॉडीज, और वो फिर इस वाले सेल को क्लम्प कर लेंगी, रोक लेंगी, मूव नहीं करने देंगी। ये एक प्रॉब्लम है। पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास एंटीजन है। नेगेटिव को एंटीजन लेकर ही नहीं आ रहा, एब्सेंस ऑफ एंटीजन है उसके पास, तो कुछ है नहीं, तो उसके खिलाफ RH पॉजिटिव वाले के बंदे को, उसकी जो RH पॉजिटिव वाला जो बंदा है वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। RH नेगेटिव बंदों को ये श्योर है कि RH नेगेटिव ही ब्लड लेना चाहिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव ही लूंगा O वाले से, पॉजिटिव वाले से नहीं लूंगा, A वाले से भी नेगेटिव वाले से ही लूंगा, ये वो कह रहा है। स्पेशल केस देखा जाता है कि मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है ना। और इस केस में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट यानी बर्ड या जर्म या इमेच्योर। इस केस के अंदर जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि इमेच्योर RBCs का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है फीटल ब्लड में, वो एक दिक्कत आती है। और जब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं RBCs या इमेच्योर RBCs ज़्यादा होने लगते हैं तो बच्चे के अंदर एनीमिया या जॉइंडिस के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूटेगा या RBC कम होगा तो ऑब्वियसली एनीमिया रहेगा, उसे एनीमिया कहते हैं। और हीमोग्लोबिन टूटने से बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनते हैं तो जॉइंटिस जैसा दिखेगा। यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब तक प्लेसेंटा को कट नहीं करते हैं तब तक RH एंटीजन जो होते हैं फीटस के वो टच ही नहीं होते RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर से, क्योंकि उन्हें प्लेसेंटा सेपरेट रखता है, तो कोई एंटीबॉडी बेटा नहीं बनती है, बीच में प्लेसेंटा रहता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है फर्स्ट, तब एक दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है भाई, कि अगर दोनों ब्लड एक दूसरे से एक्सपोज हुए तो माँ जो होगी वो RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, जैसे हम देख रहे थे कि नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए था, मदर नेगेटिव है, उसके कांटेक्ट में पॉजिटिव ब्लड आ गया तो वो एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन जब तक वो बनाएगी तब तक बच्चा अलग हो चुका होगा, इसलिए पहले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बस वो एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी कल को होगी भाई, तो वो मदर उन बनी हुई एंटीबॉडीज को नेक्स्ट फीटस को पास कर देगी, और अगर नेक्स्ट फीटस RH नेगेटिव हुआ तो वो एंटीबॉडीज उस फीटस के RBC को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या इंडर उसके फंक्शन में कर सकती हैं। मदर लीक हो सकती हैं उसकी एंटीबॉडीज फीटस में, जिसके कारण फीटल RBC डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और डैमेज हो सकता है डेवलपिंग फीटस को। सोल्यूशन क्या है कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ऐसी कोई कंडीशन है तो कहा जाता है फीटल हो सकते हैं फीटस को, ये कंडीशन इमेच्योर RBC का बढ़ना है।
ट्रीटमेंट क्या होता है भाई कि बच्चे को आप anti-RH एंटीबॉडीज दे दीजिए, इमेज मदर को दे दिए, बच्चे को कह रहा हूँ सॉरी, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, ताकि मदर RH एंटीबॉडीज बना ही ना पाए, और वो बना ही नहीं पाएगी, anti-RH आप दे दोगे एंटीबॉडी का इंजेक्शन, उसे तो बना नहीं पाएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में बेटा वो स्प्रेड भी नहीं करेगी। एक आधा टर्म और यूज होता है, एंटीजन को लोग एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, एंटीबॉडी को एग्लूटिन भी कहते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलेगा तो गड़बड़ हो सकती है। मदर के केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में गड़बड़ नहीं होगी, सेकंड में गड़बड़ होगी। ब्लड ग्रुपिंग का सिंपल सा रूल है कि अगर जो एंटीजन आपके पास है उससे पॉजिटिव एंटीबॉडी होगा। डोनर की एंटीबॉडी देखनी है, रिसीवर का एंटीजन देखना है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट, वो देखना है। प्लाज्मा की बात हमने देख ली है। तो देखो ये इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया है। समरी में कंपोनेंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ग्रुपिंग्स हो गई बेटा। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। चोट लगता है तो ब्लड कैसे कोगुलेट करता है, तो प्लेटलेट हमने पढ़ लिया, उसमें रोल निभाएंगे, और टिश्यू भी जिस पे चोट लगती है वो भी रोल निभाता है। तो कैसे होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस को हम कैसे रोकते हैं, तो जो लिक्विड लिक्विड सा ब्राउन ब्राउन सा ऊपर स्कम बन जाता है शुरुआत में, उसे रेडिश ब्राउन स्कम, वो ही बनता है कट के ऊपर। जब भी कट अगर कभी हमें लगा हुआ, थोड़ी देर बाद हल्का हल्का सेमी फ्लूइड सा ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बनता है, उसे स्कम कहते हैं। अनप्लीजेंट होता है वो थोड़ा सा। द क्लोट और कोगुलम जो बनता है एक्चुअली में, वो कैसे बनता है, मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज फिब्रिन्स। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना। तो वो इसी पे नीट में 2-3 साल पहले क्वेश्चन आ गए थे, या फिब्रिन की जगह उन्होंने थ्रोम्बिन लिख दिया था। ये नीट के अंदर सवाल आ चुका है, बट आपको पता होना चाहिए कि फिब्रिन ही था वो। ट्रैप्ड एलिमेंट्स है ना। और ये जो फिब्रिन की थ्रेड्स होती हैं बेटा, इसके अंदर मान लो कोई यहाँ कट लगा था, मान लो, तो यहाँ अगर कट लगा था कोई, तो इसके अंदर जो आरबीसीज वगैरह डैमेज हुए होंगे, चोट लगी होगी, वो सारे इसी में ट्रैप हो जाते हैं, और उसी से वो मास हमारे को वहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स दिखते हैं जो ट्रैप्ड वहाँ पर दिखते हैं। थोड़ी स्मेल भी आती है क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, राइट। तो स्मेल आती है, या वो देखने में बेटा थोड़ा सा अनप्लीजेंट सा होता है। तो भाई क्लॉट कैसे होता है, फिब्रिन नेटवर्क का क्या रोल होता है। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, स्टेप 1 क्या होता है भाई, स्टेप 1 होता है जैसे ही चोट लगती है तो प्लाज्मा के अंदर एक फैक्टर है, मैंने पहले कहा था क्लोटिंग फैक्टर होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। एंजाइम भी नीट में पूछा जा चुका है, थ्रोम्बोकाइनेज। उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ये जो यहाँ थ्रोम्बिन होता है ये इधर चला जाता है। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसे बोलते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा, कैस्केड रिएक्शंस, ठीक है। और ये हो कर रहा है बेटा, ये प्लाज्मा में, ये क्योंकि ये फैक्टर कहाँ है, प्लाज्मा में। इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, एक्टिव हो गए। ये फिब्रिन जो होता है बेटा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, एक मैश बना लेता है। ये थ्रेड्स मैश बना लेती हैं, आसपास मूव करने वाले डैमेज्ड आरबीसीज को ट्रैप कर लेती हैं, और उसी की वजह से वो खून वहीं रुका सा दिखता है हमें। और कैल्शियम आयन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 2 एंजाइम्स होते हैं और कैस्केड में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्लोटिंग के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ की बात कर रहा है। जब ब्लड ऑर्गन में जाता है, कैपिलरी में आर्टरी कन्वर्ट होती है आर्टरियोल के थ्रू, तो उसमें से कुछ चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो 2 सेल्स के बीच में रहता है। बीच में ही रहता है क्योंकि फ्लूइड है, वाटरी कंपोनेंट, और सेल की मेम्ब्रेन लिपिड है, तो उसमें इजीली सॉल्युबल आप नहीं हो सकते हैं। थ्रू द कैपिलरीज जब जाते हैं तो ये फॉर्म होता है। कुछ वाटर मूव कर जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव करते हैं। इनकी मिनरल कंपोजिशन ऑलमोस्ट प्लाज्मा जैसी होती है। क्या पास नहीं होता, तो लार्ज प्रोटीन्स पास नहीं होते, उसका फिल्ट्रेशन है ही नहीं इतना, या प्रेशर इतना नहीं है कि फिल्टर मेम्ब्रेन से प्रोटीन पास हो पाए। अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वही बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है। प्रोटीन प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन नहीं होंगे बट अमीनो एसिड हो सकते हैं। आरबीसी और प्लेटलेट मोस्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि नंबर तो इन दोनों का ही ज़्यादा था भाई, है ना। डब्ल्यूबीसी का नंबर तो वैसे ही क्या था बेटा, बहुत ही कम था। तो लिम्फ बन जाता है हमारी बॉडी में, ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर 2 सेल्स हैं तो इन सेल्स के बीच में ये पड़ा रहता है फ्लूइड, अंदर जाता नहीं क्योंकि वो लिपिड की मेम्ब्रेन है।
इसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इन बिटवीन फ्लूइड भी कहते हैं। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा जैसी ही होती है, बस प्रोटीन्स नहीं होते और आरबीसी इसमें नहीं होता बेटा, है ना। तो वो बात हमें पता होना चाहिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखो ग्लूकोज, ये क्रॉस गलत लगा रखा है इन्होंने यार, ग्लूकोज तो चला जाएगा, ग्लूकोज इज नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। ये तो ऐसी गलती से लग गया शायद इन लोगों से। ग्लूकोज इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि क्या नहीं जाएगा। तो आपसे पूछा जाए अगर कभी भी, देखो ग्लूकोज तो चला गया है, प्रोटीन नहीं जाएगा, आरबीसी नहीं जाएगा। बाकी मिनरल कंपोजिशन देखोगे तो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, वो आपको बेटा सेम सी ही दिखती है हमेशा, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है हमें। देखो ये जो ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर आरबीसीज हैं बहुत सारे बेटा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इनमें से जो ये निकल कर आ रहा है नीचे की तरफ, इनमें से जो निकल कर ये जो आ रहा है नीचे की तरफ, ये जो आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, ये जो आ रहा है और इन सेल्स के बीच में कल को एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसी को लिम्फ हम कहते हैं, राइट। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है उसका, तो एक्सचेंज करना होता है। मैंने बताया ही था कि क्लोज सर्कुलेशन के अंदर ये रूल होता है कि ब्लड डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, लिम्फ के थ्रू आएगा। न्यूट्रिशन एक्सचेंज करना, गैसेस एक्सचेंज करना, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना। गैसेस में जैसे ओटो टिश्यू को देखो, ये टिश्यू के सेल्स हैं, ओटो टिश्यू को दे देना, उनसे CO2 वापस ले लेना, ये सब जो काम होते हैं बेटा, ये सब लिम्फ के काम होते हैं, है ना। और लेक्टियल सेंट्रल लिम्फेटिक कैपिलरी कई बार फैट अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हुए देखी गई है। लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक। अब दिक्कत क्या है, कह रहा है बार बार अगर ऐसे इकट्ठा होता रहेगा फ्लूइड कैपिलरी से निकल निकल के, तो उस ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाएगी। तो कुछ तो होना चाहिए जो उसे वापस रिटर्न करे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे होता है, तो देखो जो टिश्यू फ्लूइड था जो सेल्स के बीच में आया था, इसको लिम्फ वेसल लेकर जाती हैं और वापस वेन में ड्रॉप करती हैं, मेजर वेन से वापस हर्ट, और फिर ये मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। जो हमारा मेन ब्लड है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, हार्ट टू टिश्यू, टिश्यू टू हार्ट। लिम्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, टिश्यू टू मेजर वेन। बाद में तो फिर ब्लड की फॉर्म में बन के वो रिटर्न आता है हमारे पास। तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा, हमसे पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्फ, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड लिम्फेटिक सिस्टम इज लिम्फ कलरलेस होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि पैथोजन को अटैक करते हैं। पैथोजन अटैकर्स होते हैं ये, पैथोजन्स को हटाते हैं, बी और टी। इम्यून रिस्पॉन्स, वही पैथोजन अटैकर बेटा। कैरियर फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिएंट और हार्मोन को कैरी करते हैं, मैंने समझाया था, फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लैक्टेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। अगर ये एक विलाई या विलस का डायग्राम है तो इसके अंदर हमारे पास बेटा लैक्टियल वेसल होती है, ये वाली जो ग्रीन वाली है, और ये जो होती है फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो कंपैरिजन अगर देखते हैं तो ये बिटवीन सेल्स होता है कौन, टिश्यू फ्लूइड, ये ब्लड वेसल्स में होता है ब्लड प्लाज्मा। हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, इसमें तीनों, इसमें सिर्फ WBC, इसमें ट्रांसपोर्ट यानी क्लॉट हो सकता है, कम WBC होता है, थोड़ा लेट, सॉरी प्लेटलेट नहीं होते तो ना के बराबर क्लॉट करता है, बहुत लेट क्लॉट करता है। फंक्शन ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है तो इसीलिए कि कल को एक्सचेंज हो जाए, वो यहीं पर होता है बेटा। लिम्फ वेसल्स लो या कलरलेस, स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी एंड कैरियर, है ना। तो ये इसका डिफरेंस हो गया, डिफेंस में काम आता ही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है वैसे तो, जैसे इंसेक्ट है भाई ये, तो कॉकरोच में हमने पढ़ाई होता है कि ओपन है। ब्लड जो होता है वो सीधा बॉडी की साइनस या कैविटीज पे जाता है, सेल्स के ऊपर गिरता है, कोई लिम्फ जैसी चीज नहीं होती, कोई आर्टरी वेन कैपिलरी जैसी चीज नहीं होती है इसमें। क्लोज बेटर रेगुलेशन, प्रिसाइज रेगुलेशन दिखाता है, इसमें देखो जैसे ये दिख रहा है आर्टरी वेसल कैपिलरी, ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, कैपिलरी भी नजर आ रही है, देखो ये कैपिलरी, इधर वेन है। क्लोज सिस्टम एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि आप रेगुलेट बेटर कर पाते हो। ओपन प्रेजेंट का होता है आर्थ्रोपोड और मोलस्क में, नॉन कॉर्डेट्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ एनिलिडा ही है बेटा जिसमें क्लोज्ड है, बाकी सब में ओपन ही होता है एज पर एनसीईआरटी। वरना सेफलोपोड जैसे मोलस्क में भी क्लोज्ड हो सकता है। ब्लड हार्ट पंप करता है, पास थ्रू लार्ज वेसल्स, एंटर इनटू स्पेसेस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और ब्लड में आरबीसी नहीं होता तो कलरलेस कहते हैं उसको, हीमोलिम्फ, है ना। क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। कैविटी को कहते हैं हीमोसील, जिसमें कलरलेस ब्लड प्रेजेंट है उसे हीमोसील।
हीमोलिम्फ प्रेजेंट इन हीमोसील, ऐसे करके कॉकरोच में एक लाइन भी लिखी जाती है। ये कलरलेस होता है इसके अंदर, है ना, इंसेक्ट्स के अंदर जनरली। क्लोज्ड होता है, जैसे मैंने अभी बता दिया था, उधर एनिलिडा में होता है सिंसेटी के अकॉर्डिंग, है बाकी कॉर्डेट्स में ब्लड हार्ट से पंप होता है, ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा, ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। ये आर्टरी वेन कैपिलरी, देखो फिश दिखा दिया, फिश में क्लोज्ड ही होता है, एनिलिडा का अर्थ फॉर्म लिख दिया। वर्टिब्रेट हार्ट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में वही एट्रिया और वेंट्रिकल होता है, इसलिए कहा जाता है वर्टिब्रेट हार्ट एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल होता है कि बेसिक एंसेस्ट्री सेम लगती है। फिश 2 चैम्बर होती है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन करती है। सिंगल सर्कुलेशन करती है मतलब बॉडी से जाता है हार्ट के पास, यानी कि बेसिकली सोचे तो एट्रिया के पास, एट्रिया से जाता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स, और गिल्स से वापस चला जाता है बॉडी। यानी हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट के पास उसने एक ही चक्कर लगाया है ब्लड ने, इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और बॉडी से जब ब्लड गया होगा तो ऑब्वियसली वो डीऑक्सीजनेटेड गया होगा। तो ये भी कहा जाता है कि ब्लड कभी भी हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड है ही नहीं, इसलिए फिश के हार्ट को वीनस हार्ट कह देते हैं। फ्रॉग का तो हमने पढ़ा ही था बेटा, एम्फीबियन वाला पार्ट तो जो था हमने पढ़ा ही था, उसे सिंगल कहते थे, इसे इनकम्प्लीट डबल कहते हैं, क्योंकि इसमें राइट एट्रिया को मिलता है बॉडी से, लेफ्ट एट्रिया को मिलता है लंग्स से, लेकिन दोनों मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में, तो ना सिंगल है ना सेपरेटली डबल है, इनकम्प्लीट डबल है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट बेटा या तो क्रोकोडाइल्स में होता है या बर्ड्स और मैमल्स में, 2 ही क्लास बच जाती हैं रेप्टाइल के बाद। देखो ये वही समझा रहा है कि हार्ट कितने चैम्बर का है भाई, तो आपको समझा दिया गया कि हार्ट 2 चैम्बर का है। मैकेनिज्म को सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं वो भी मैंने समझा दिया, कि हार्ट से एक ही बार चीज़ें हार्ट के पास जाती हैं, बार बार नहीं जाती, क्योंकि गिल्स ऑक्सीजनेट करके बॉडी को दे देता है, हार्ट का ऑक्सीजनेशन में कोई रोल नहीं होता है। इसमें लेफ्ट एट्रियम देखो मैंने अभी समझाया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड लेगा, बट दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए इसे बेटा हम इनकम्प्लीट डबल कहते हैं। कहाँ कहाँ से लेगा, एक्वाटिक होगा तो गिल्स से ले सकता है लार्वल स्टेज पे, टेरेस्ट्रियल में लंग्स से ले सकता है, और एस्टिवेशन हाइबरनेशन या वाटर में स्किन से ले सकता है। ये लास्ट ईयर भी नीट में क्वेश्चन आया था, इसमें जनरली इतना अगर किसी को याद था कि एस्टिवेशन हाइबरनेशन स्किन और टेरेस्ट्रियल, स्किन तीनों में काम आ सकती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर बेटा उस बच्चे ने आराम से कर दिया था। वेंट्रिकल मिक्स ब्लड पंप करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉमन है, एट्रिया बेशक से अलग अलग है। हमारे में कोई मिक्सिंग नहीं होती भाई, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन करता है, राइट राइट में, लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू आगे बढ़ता है, राइट वेंट्रिकल पल्मरी आर्टरी के थ्रू आगे बढ़ता है, तो इसलिए कंप्लीट सेपरेशन होती है, तो हम बोलते हैं हमारे हार्ट में कोई मिक्सिंग नहीं है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो भाई हमें समझ में आ गया हमारे टॉपिक से बहुत ही क्लियरली, ओपन और क्लोज क्या है, सिंगल इनकम्प्लीट और डबल सर्कुलेशन क्या है। आगे चलते हैं बेटा, तो मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, बॉडी फ्लूइड जो है ब्लड उसको हम सर्कुलेट करते हैं, ये वेसल्स बनाई हैं, ये हार्ट बनाया है, ये ब्लड के सेल्स उसने आपको बनाकर दिखाए हैं, ये बहुत ही शानदार सा डायग्राम भी आपको दिखाया गया है। लोकेशन की बात करते हैं, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है कि आयोटा होता है हमारे पास जो कि हमें ब्लड सप्लाई करने में मदद करता है, वेना कावा, कावा का मतलब होलो वेसल होता है, साइनोएट्रियल नोड जो हमें कंडक्शन में हेल्प करेगा, एवी नोड या बंडल ऑफ हिस, देखो ये दिख रहा है ना, इंटरवेंट्रिकुलर नोड, फिर एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, और उसके बाद जो इससे फाइबर आते हैं उन्हें हम कहते हैं परकंजे फाइबर। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है और इंटर एट्रियल, ये दोनों सेप्टम्स जो होते हैं मस्कुलर होते हैं, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फिब्रस होता है, अभी हम आगे इस बात को भी पढ़ेंगे। कॉर्डा टेंडिने होता है, जिनका काम होता है, जिनकी कोशिश होती है कि मैं ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स होती हैं हमारे पास, इनको मैं ठीक से क्लोज कराऊं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। अब देखो साइज क्लिंज्ड फिस्ट का होता है इसमें बेटा, लोकेशन थोरैसिक कैविटी में होती है, मैंने तब भी कहा था जब हम लंग्स पढ़ रहे थे कि थोरैसिक कैविटी में लंग, इसोफेगस, हार्ट सब कुछ आ जाता है। प्रोटेक्शन, इसको पेरिकार्डियम कवर करता है, जैसे वहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन कवर कर रही थी, यहाँ पर पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है। पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड होती है, आर्टरी का मतलब होता है जो हार्ट से दूर जाए, वेन का मतलब जो हार्ट की तरफ आए, ब्लड से कोई लेना देना नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीनेटेड। तो छोटी क्लास वाली डेफिनेशन हमें याद यहाँ नहीं रखनी है। कैसा डराइव्ड ऑर्गन है, तो मीजोडर्मल डराइव्ड ऑर्गन होता है, वहाँ प्लूरल फ्लूइड था, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है।
लेफ्ट साइड पे होता है तो लेफ्ट लंग इसी के कारण दो लोब यानी कि थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू राइट लंग। तो स्ट्रक्चर्स हो गए, सीक्वेंस हो गया बेटा, और टिल्टेड टू लेफ्ट हो गया, मेसोडर्मल क्लेंस फिस्ड पेरिकार्डियम की बात हमने कर ली। 4 चैम्बर्स होते हैं बेटा, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। एट्रिया को जो होते हैं बेटा हम हॉल कहते हैं कई बार, एंट्रेंस हॉल, और वेंट्रिकल को हम कई बार कहते हैं कि बेली है, एक तरीके से ज्यादा थिक है ये। 2 लार्ज चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, नीचे वाले चैम्बर बड़े हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ऊपर वाले चैम्बर्स थोड़े से छोटे होते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रिया के बीच में मस्कुलर होती है, इंटरवेंट्रिकुलर भी मस्कुलर होती है। एट्रियो वेंट्रिकुलर जो होता है वो फिब्रस होती है। ये भी बहुत बार एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन मस्कुलर और कौन फिब्रस है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल सेप्टम्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जैसे मान लो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है भाई? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देखो ये रहा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। उधर बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये 3 फ्लैप से बनती है, वो 2 फ्लैप से बनती है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है। सेमिलुनर वॉल्व क्या होती है भाई? जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से, मैंने बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी पर जाएगा तो वहां जो वॉल्व होगी, है ना, और मैंने बोल दिया लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एयोटा पे जाएगा, वहां जो वॉल्व्स होंगी, तो जो वॉल्व बेटा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है उसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, और जो वॉल्व आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है उसे एयोटिक वॉल्व कहते हैं। जब पल्मोनरी वॉल्व खुलेगी वो तभी खुलेगी जब राइट वेंट्रिकल के बाद आना है इसे, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर पल्मोनरी वॉल से ज़्यादा हो जाएगा तभी वो खुलेगी। ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर एयोटिक वॉल से ज़्यादा होगा तो वो खुलेगी। तो ओपनिंग ऑफ दिस अलाउ ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, बैक फ्लो नहीं होता बेटा कभी भी। एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से आर्टरी, चीज़ें इसी सीक्वेंस में बेटा चलती रहती है हमेशा, है ना। एट्रिया टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू आर्टरीज, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तो पल्मोनरी आर्टरी, उधर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तो फिर आयोटा। प्रिवेंट बैक फ्लो, बैक फ्लो नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। इन दोनों की शेप जो होती है वो हाफ मून होती है, पल्मोनरी और आयोटिक की, इसलिए इनका एक और नाम रख देते हैं हम, दैट इज सेमीलुनर वॉल्व, दैट इज सेमीलुनर वॉल्व। तो सेमीलुनर वॉल्व कहाँ पे होती है बेटा, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ पे होती है ये देख लेना है। फिर आता है कार्डिक मस्कुलेचर की बात, थिन होता है, थिक होता है, देखो ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल एट्रिया से, वेंट्रिकल की बात करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा और लेफ्ट से बॉडी को मिलता है। कंडक्टिंग सिस्टम की चालू कैसे होता है, तो हार्ट जब स्टार्ट करता है कार्डिक साइकिल तो चारों चैम्बर रेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड वेना कावा से आता है राइट एट्रियम में और पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम में, और ब्लड धीरे धीरे जा रहा होता है वेंट्रिकल्स पे, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे, ऐसे जा रहा होता है, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट। फिर जब एक्टिव हो जाता है हार्ट का मस्कुलेचर, स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, कौन एक्टिव हो जाता है? नोडल टिश्यू। जब नोडल टिश्यू एक्टिव हो जाता है तो सबसे पहला जो नोडल टिश्यू का हिस्सा होता है वो होता है एसए नोड, स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर, जो कि ये राइट अपर कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि अपर है या लोअर कॉर्नर है, इसको नोडल टिश्यू कहते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर को। ये अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा, ये सिग्नल्स एक तो इधर भेजता है दूसरे एट्रिया के पास और एक सिग्नल भेजता है नीचे, तो ताकि दोनों एट्रियाज साथ में कॉन्ट्रैक्ट करें। ध्यान रखना दोनों एट्रिया साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साथ रिलैक्स, दोनों वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साथ ही रिलैक्स भी करेंगे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है बेटा ये राइट एट्रियम का, कौन? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्लोज टू एवी सेप्टम, ऑब्वियसली बात है, देखो नीचे है, एट्रियो वेंट्रिकुलर रीजन के पास है, सेप्टा के पास है ना। एसए नोड से एवी नोड पे चीजें ट्रैवल करती हैं। जब ये एक्टिव होता है तो एट्रिया के अंदर जो कार्डिक मसल्स होती हैं पैक्टिनेट वगैरह वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, है ना, और वेंट्रिक और जो धीरे धीरे ब्लड जा रहा था वेंट्रिकल की तरफ वो एकदम से तेजी से जाता है, तो सारा ब्लड वेंट्रिकल में भर जाता है ना। जब तक ये सिग्नल, ये देखो सिग्नल जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, जब तक ये सिग्नल यहाँ वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, ये पहुंच गया, तब तक ऊपर की कॉन्ट्रैक्शन पूरी हो चुकी होती है। फिर वेंट्रिकल पूरा भर गया है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन तब तक एट्रिया क्या कर रहा होता है? रिलैक्स। इनिशियली चारों चैम्बर रेस्ट पे हैं,
फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट पे आया। जब तक सिंगल वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का मिला तब तक एट्रिया क्या हो चुका होता है, रिलैक्स हो चुका होता है। अब देखो आगे, तो एवी बंडल होता है भाई, ये बंडल ऑफ हिस, जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बना हुआ था देखो पिछली बारी में, यहाँ वाली बात कर रहा है इसकी। जिसके बाद राइट और लेफ्ट बंडल बन जाएंगे उसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल। एवी बंडल अलग है और एवी नोड अलग है, याद रखिएगा। ये एवी बंडल कह रहा है वो, या क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बंडल ऑफ हिस कहने की कोशिश कर रहा है। फिर बंडल ऑफ हिस पे अगर हम चले गए तो एवीएन से चीजें पास हो जाएंगी थ्रू द सेप्टा, है ना। देखो राइट और लेफ्ट ब्रांच में इधर, और इन ब्रांचेस के आगे जो ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं इनको बोलते हैं परकंजे फाइबर्स। इमर्ज ऑन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, और माइन्यूट फाइबर जो बंडल से आते हैं उन्हें परकंजे फाइबर कहते हैं। वेंट्रिकल को सिग्नल मिलता है, यहां से चीजें एवी नोड से यहाँ गई, ये जब तक इस वेंट्रिकल को इस सारे सिस्टम से मिलता है तब तक एट्रिया अपनी कॉन्ट्रैक्शन पूरी करके किस में आ चुका होता है, रिलैक्सेशन में आ चुका होता है। तो सीक्वेंस पता होना चाहिए, एसए, एवी बंडल, ब्रांचेस एंड परकंजे फाइबर्स। ये जितने भी सेल्स होते हैं इस ग्रुप में, जितने भी टिश्यूज होते हैं बेटा, उनके पास एक नेचर होता है कि टिश्यूज जो होते हैं इस ग्रुप के वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, उन्हें किसी बाहर के इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें जब एक्साइट होना होगा वो खुद ही हो जाते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। वेरी करता है रेट, कभी हार्ट बहुत फास्ट बीट करेगा कभी स्लो। ऐसे इनका मैक्सिमम पोटेंशियल 70 to 75 देखा गया है, एवरेज इतना तो वो कर ही देता है। 72 इसलिए हम हार्ट बीट को बेटा नॉर्मली मानते हैं। अब जैसे ही ब्लड सारा वेंट्रिकल में भरता है तो वेंट्रिकल आगे भेजता है, प्रेशर बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाते तो आगे सेमिलुनर वॉल तो बंद है क्योंकि एवी वॉल तो पहले ही खुली हुई थी, एवी मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, बस सेमिलुनर बंद थी। तो प्रेशर के चक्कर में ब्लड पीछे ना चला जाए इसलिए हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बंद करते हैं, प्रेशर और बढ़ाते हैं, तब वो प्रेशर पल्मोनरी वॉल से बढ़ता है और तब वो पल्मोनरी आर्टरिक वॉल को क्रॉस करता है प्रेशर वेंट्रिकल का। इसीलिए बेटा हमें बताया जाता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड आती है वॉल के बंद होने पर, कौन सी वॉल्स, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, और सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने पर आती है सेकेंड हार्ट साउंड। तो इसको पेस मेकर क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि यही इनिशिएट करता है, वरना तो आराम से ब्लड जा ही रहा था वेंट्रिकल में स्लोली स्लोली, ये उस स्पीड को बढ़ाकर देता है हमें, इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। द कार्डियक साइकिल, चारों चैम्बर्स देखो जैसे मैंने समझाया था शुरुआत में, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड होंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुली हुई होंगी। ब्लड जो होगा बेटा वो पल्मोनरी वेन से जा रहा होगा और वेना कावा से, वेना कावा से कहाँ जा रहा होगा, राइट एट्रिया में, वेन से जा रहा होगा लेफ्ट एट्रिया में। धीरे धीरे ब्लड यहाँ से जा रहा होगा वेंट्रिकल्स में, और इस टाइम पर बेटा से ये डायग्राम, सॉरी यार थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको अगली बार क्लियर दिखा देंगे, इसको आप अभी के लिए ध्यान मत दीजिएगा, पिछले डायग्राम से आप रिलेट कर लीजिएगा या एनसीईआरटी में आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई कि सेमिलुनर वॉल जो है बेटा वो बंद रहेंगी, चारों चैम्बर रेस्ट पे रहेंगे, ब्लड धीरे धीरे वेंट्रिकल में आ रहा होगा। फिर देखो क्या होगा, तो एससी नोड जब जनरेट करेगा पोटेंशियल को, तो अब तक तो एट्रिया रेस्ट में था क्योंकि चारों चैम्बर रेस्ट में थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसे सिस्टोल में आना कहते हैं। कैसे, आज दोनों एट्रिया एक साथ, याद रखिएगा एससी नोड क्योंकि सिग्नल दे देगा दूसरे वाले एट्रिया को भी। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, तेजी से बढ़ती हैं चीजें। 70% जो होता है वो पहले ही फिल हो चुका होता है पैसिव से ही, आराम आराम से ही, रिमेनिंग 30 फटाफटा भरते हैं। कितना देर लेता है एनसीईआरटी बताता नहीं है वैसे, लेकिन 0.1 सेकेंड ही लेता है वैसे। रिमेनिंग ब्लड पंप हो जाता है वेंट्रिकल में, तो देखो सारा ब्लड जो होता है बेटा वो कहाँ आ जाता है, ऐसा होने से वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो अब वेंट्रिकल को आगे भेजना है, तब तक वो ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है सीधा सीधा, इधर से सिग्नल भी पहुंच चुका होता है। कैसे, तो एसए नोड से एवीएन नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से अभी हमने पढ़ा था बंडल ऑफ हिस, और फिर परकंजे फाइबर्स, और उसके कारण फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, या वेंट्रिकल किस में आता है, सिस्टोल में। और जैसे ही इनिशिएट होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, थोड़ी ही देर में ऊपर की वॉल्स बंद हो जाती हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। सेमिलुनर ऑलरेडी बंद है, ऊपर आपने बंद कर दिया तो मैसिव प्रेशर आप जो होगा बेटा जनरेट कर पाएंगे। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया रिलैक्सेशन में होती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है,
एट्रिया के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। अगर इस टाइम पर मैंने वॉल बंद नहीं करी तो ब्लड बैकफ्लो मारेगा, इसलिए मैं वॉल्स को बंद कर देता हूँ और इसे ही फर्स्ट हर्ट साउंड कहते हैं। प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? लब साउंड कहते हैं। किससे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से जो साउंड आ गई उसे हमने लब साउंड कह दिया। क्यों आ गई? क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, ब्लड बैकफ्लो होना चाह रहा था तो हमने इन वॉल्स को बंद कर दिया। फिर क्या होगा? धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा तो सेमिलुनर वॉल्स जो होंगी उनके वॉल के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा आपका। पिछली आपने बंद करी दी हैं, पीछे जाना मुश्किल है, सामने जाना आसान होता है, तो धीरे धीरे वॉल्स खुल जाएंगी। कौन कौन सी? राइट वेंट्रिकल प्रेशर लगा रहा होगा तो पल्मनरी वॉल्व खोलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टिक वॉल्व खोल देगा, ब्लड आगे फ्लो कर जाएगा। वेंट्रिकल से किसमें? वेसल में। कौन से वेसल में फ्लो कर जाएगा? तो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मनरी आर्टरी वाले वेसल में। और जब ऐसा होगा बेटा, जब ब्लड आगे निकल जाएगा तो जो वॉल्स खुली थी वो थोड़ी देर में फिर बंद भी हो जाएंगे क्योंकि ब्लड तो चला गया, अब उतना प्रेशर तो है नहीं। तो जब वो बंद होगा कौन से? सेमिलुनर वॉल, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब साउंड। वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, एट्रिया पहले से ही क्या कर रहे थे? रिलैक्स कर रहे थे, तो क्लोजर से आवाज आएगी। एज प्रेशर डिक्लाइन फर्दर्स, अब तक तो वॉल बंद थी लेकिन प्रेशर और घटेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर अब पहले वाली लेवल पे आ जाएगा, यानी कि एट्रिया से कम। जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से ज़्यादा हुआ था तभी तो आपने ऊपर वाली वॉल्स बंद करी थी, अब ऐसा आप करोगे नहीं क्योंकि नीचे का प्रेशर क्या हो चुका होगा? फिर से कम हो गया, तो वॉल्स फिर से खुल जाएंगी क्योंकि अब हमें बैकफ्लो की कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये हमारी बेटा कार्डिक साइकिल की बात जनरली होती है। कितना टाइम लगता है? 72 टाइम्स। ड्यूरेशन क्या होता है? 60 सेकंड में 72 बार अगर कर रहे हो आप तो वैल्यू आएगी 0.8 सेकंड्स। कि भैया पहले सब कुछ रेस्ट चलता है, फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्लड नीचे आता है ना। अब जब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ऊपर की वॉल्यूम बंद कर देते हैं, फिर प्रेशर बढ़ जाता है, फिर वॉल खुल जाती है आगे की सेमिलुनर वाली भी, ब्लड बाहर निकलता है, फिर से वेंट्रिकुलर प्रेशर गिरता है, तो बढ़ने के कारण जो वॉल आपने एवी की बंद करी थी बेटा फिर से आप उन्हें क्या कर देते हो? चालू कर देते हो, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात नहीं है। एक बारी में जब वेंट्रिकल खुलता है प्रेशर बनने के बाद, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो गई और सेमिलुनर वॉल से आपने ज़्यादा प्रेशर लगाकर वॉल को खोल दिया, तब कितना ब्लड एक बार में जाता है आगे, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल, दोनों वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट। बहुत बच्चा तो इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि एक है या दोनों, अलग अलग है दोनों वेंट्रिकल्स का। स्ट्रोक वॉल्यूम को जब मैं हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं, यानी करीब करीब 5 लीटर ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है हर मिनट में और करीब करीब 5 लीटर ब्लड बॉडी के पास भी पहुंचता है हर मिनट में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एथलीट्स वगैरह का बेटर होता है बेटा हमसे स्ट्रोक वॉल्यूम, हम जानते हैं कार्डिक आउटपुट। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी वॉल से हुई? जो पहले बंद हुई थी वो उससे हुई, जो पहले खुली हुई थी फिर बंद हुई, फिर जो दूसरे नंबर पर खुलकर बंद हुई उससे। ये सिंपल सा लॉजिक है, जो पहले खुली हुई थी बंद हुई, फिर एक बंद थी, फिर वो खुली, फिर दोबारा बंद हुई, तो जब सेकंड टाइम बंद हुई वो, उससे जो साउंड आई उसे डब कहा गया। अगर इनकी दिक्कत है कुछ इसमें बंदने खुलने में तो हम मानेंगे कि कुछ क्लिनिकल दिक्कत हो सकती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हॉस्पिटल सेटिंग्स में पेशेंट को आपने कई बार देखा होता है कि मशीन वगैरह ऐसे लगी होती है, ये वेव्स जैसे स्ट्रक्चर्स हमें वहाँ पर बहुत बार नज़र आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसी ऐसी साउंड आती है, तो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है बेटा, और जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं उसे बोलते हैं ये मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो पेपर ऑब्टेन होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। करने के लिए करते क्या है, दोनों रिस्ट पर आप लीड लगाते हो और एक लेफ्ट एंकल पर लीड लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करने की कोशिश आप करते हैं। तो देखो वो क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। ये हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। डिटेल्ड ईसीजी के लिए हम हो सकता है बहुत सारी और भी चेस्ट लीड्स लगाएं। तो देखो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम सबकी वैल्यूज यहाँ पर आ जाती हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जो सबसे पहले सब कुछ रेस्ट में चल रहा था, तो आप पहली चीज क्या नोट करोगे? आप पहली चीज नोट करोगे कि कॉन्ट्रैक्शन हुई किसमें? पहले एट्रिया में, ऐसे नोड के कारण। तो पी वेव जो होती है बेटा वो एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को।
फिर अब देखते हैं जब तक वेव जो सिग्नल है वो पहुंचा वेंट्रिकल के पास, तब तक एट्रियल रिलैक्सेशन में आ गया। तो वेंट्रिकल सिस्टोल और एट्रियल रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हुए, तो उन दोनों में से क्या डिटेक्ट होगा? जो ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ है वो है QRS, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो गया और वापस आ गया सिस्टोल खत्म होकर रिलैक्सेशन पे, विच मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल या कंप्लीशन ऑफ रीपोलराइजेशन बेसिकली, उसको बोलते हैं टी वेव। तो ये यहां पर देखो अब एक एक करके कि पी वेव जो होती है बेटा, जब भी हम दिखते हैं तो हमें दिखता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। कैसे कहते हैं हम ऐसा? न्यूरल कंट्रोल में आप बाकी बेटर समझोगे कि अगर इसकी जो मसल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी सेल्स की, उस पर ये चार्ज था सिस्टोल से पहले, तो बेटा सिस्टोल के टाइम पर ये चार्ज चेंज, ये पोलराइज था क्योंकि अपोजिट पार्ट्स में सेपरेट था ये, है ना। लेकिन जब सिस्टोल होता है बेटा, तो यही मेम्ब्रेन जो है मेरी वो ऐसे हो जाती है, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो अगर ये पोलराइजेशन थी, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, तो दूसरी वाली उल्टा हो गया, रिवर्स डीपोलराइजेशन। सोडियम आयंस अंदर आने के कारण ऐसा होता है, फिर जब पोटेशियम आयन दोबारा आते हैं तो रिपोलराइज हो जाते हैं हम, राइट। तो एट्रियल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के कारण ऐसा होता है। अगर ये ठीक से नहीं आ रही है, इसका मतलब एट्रिया ठीक से ब्लड वेंट्रिकल को शायद नहीं दे पा रहा है। फिर होता है QRS कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल, रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल या रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल ने ब्लड जब भेजा तो यहाँ भी तो भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड। तो यहाँ से जो हम पल्स रेट नापते हैं बेटा अपनी, जितनी बार यहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स उठेगा या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतनी बार ब्लड यहाँ आपको एक्स्ट्रा फील होता है। इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स गिनने से कहते हैं कि हम पल्स रेट भी से हम QRS कॉम्प्लेक्स का नंबर गिन सकते हैं, या ग्राफ पेपर QRS कॉम्प्लेक्स देखकर ग्राफ पेपर के ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर हम पल्स रेट बता सकते हैं। तो ये होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। टी वेव का मतलब होता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू रिलैक्स स्टेट। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, या बेसिकली मार्क करता है कंप्लीशन ऑफ रीपोलराइजेशन, कंप्लीशन ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, उसको बेटा ये मेजर करता है। कंप्लीशन ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को टी वेव मार्क मेजर करता है। तो टी वेव का पता होना चाहिए कि वापस वेंट्रिकल आ गया। एट्रिया के वापसी का कुछ नहीं होता रिपोलराइजेशन का, क्योंकि वो कोइंसाइड कर जाता है वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ, तो वेंट्रिकल सिस्टोल ही हमें नजर आता है, एट्रिया वाला पार्ट हमें ज्यादा नजर आ नहीं पाता है बेटा। इंपॉर्टेंस क्या है? तो QRS कॉम्प्लेक्स को गिनकर हम क्या गिन सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया था आपको कि आप हार्ट रेट आराम से गिन सकते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं। कोई डेविएशन है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट जरूरी नहीं है। जनरली स्टैंडर्ड टर्म्स में हम यही करते हैं, ECG ऊपर नीचे आती है तो फिर हम इकोकार्डियोग्राफी या इकोकार्डियोग्राम कराना पसंद करते हैं। उसमें भी क्लियर नहीं होते तो फिर एंजियोग्राफी करते हैं हम। तो ECG की वेव्स हो गई, कौन सी वेव कभी नहीं आती? डीपोलराइजेशन का मतलब सिस्टोल है, रिपोलराइजेशन का मतलब डायस्टोल है बेटा। डबल सर्कुलेशन, सबसे आसान काम। आर्टरी हो या वेन हो, इनके बाहर कुछ लेयर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब होता है कोट। कोट अंदर की तरफ है तो इंटीमा भाई, मिडल में है तो मीडिया, और बाहर है तो एक्सटर्ना। अंदर वाला जो कोट होगा वो मैंने पहले ही समझाया था आपको, ब्लड के साथ एक्सचेंज करने के लिए जो एपिथेलियम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसे एंडोथेलियम कहते हैं, वो हो गया। मीडिया में स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो तुम डायग्राम देख के दिख जाएगा तुम्हें कि मीडिया की वैल्यू आर्टरी में क्या है? ज्यादा है। आर्टरी में क्या है? मीडिया की वैल्यू बेटा ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन या पुश आर्टरी कर सकती है वेन से। ल्यूमन देखो तुम, ल्यूमन ये वाला पार्ट ये वेन में ज्यादा है, यानी वेन ज्यादा ब्लड स्टोर कर सकता है एज कंपेयर टू आर्टरी। और बाहर एक्सटर्ना होता है भाई, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। इंटीमा पे एंडोथेलियम है जिसके साथ ब्लड डायरेक्टली टच में है, मीडिया में वो है। एक्सटर्ना में फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कोलाजन फाइबर्स के साथ। तो 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, तीनों हमें पता होना चाहिए। किस में मीडिया ज्यादा है? मीडिया में ज्यादा है वो, तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हमेशा वीनस ब्लड प्रेशर से ज्यादा होगा। और इतने प्रेशर के साथ फ्लो करता है तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्लो प्रेशर से फ्लो करते हो तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व की जरूरत पड़ती है, तो वेन्स के पास वॉल्व्स होती हैं। तो 3 लेयर स्ट्रक्चर इज कॉमन।
ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन्स, आर्टरी हैव थिक, मैंने जैसा आपको बताया था बेटा। हार्ट पंप्स ब्लड इन 2 पाथवेज। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात समझनी है बेटा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के पास और लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। यहाँ जो वेसल होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ जो वेसल होती है वो होती है पल्मोनरी वेन। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, बॉडी से राइट एट्रियम। यहाँ पर आता है इंफीरियर वेना कावा और यहाँ पर आता है आयोटा वगैरह जो सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो भाई ये जो सिस्टम होता है जिसमें बॉडी से जाना और बॉडी से आना होता है, बॉडी पे जाना या बॉडी से आना होता है, इसको सिस्टमिक कहते हैं। और जो लंग्स वाला होता है इसको पल्मोनरी कहते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे देखो ये वाला, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है बेटा, ये दोनों, और नीचे वाला जो सिस्टम है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। इनको मिलाकर दोनों को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बेसिकली पहले सारा ब्लड राइट साइड पे आएगा डीऑक्सीनेटेड, फिर सारा ब्लड ऑक्सीनेट होकर लेफ्ट पे आएगा, यानी ब्लड हट के 2 चक्कर लगाएगा वापस वहां पर पहुंचने से पहले। जहां जान लो यहाँ से आया था नंबर 1 साइड से, तो पहले यहाँ जाएगा सारा नंबर 2 एक बारी, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वापस इस टिश्यू पर आ सकता है। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो देखो क्या होता है इसमें, राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, देखो मैंने जैसा आपको बता ही दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पड़ेगा आयोटा में बॉडी पर ले जाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा बेटा पंप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, बिल्कुल ठीक बात है, ये हो गया जी। पास ऑन टू लंग्स, ऑक्सीनेटेड ब्लड वेन से जाएगा टू द लेफ्ट एट्रियम, है ना, यही तो बात है। यहां से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेट हुआ और फिर लेफ्ट एट्रियम पर आ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा। और ऑक्सीनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें तो ये पाथवे 1 किसका हो गया? देखो ऊपर हेडिंग अगर आपने देखी तो डबल के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 इज पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वाला, पार्ट 2 इज सिस्टमिक जिसके अंदर आयोटा से टिश्यू और टिश्यू से वापस वेना कावा। तो सिंपल से जो मैंने आपको बात समझाई थी वही बात आपको यहाँ पे याद रखनी होती है बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके कारण टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाता है और हम टिश्यू से वेस्ट को भी वापस ला पाते हैं। ये हमारा फायदा होता है क्योंकि हम टिश्यू तक जाते हैं ब्लड को लेकर। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? फ्रॉग में तो हेपाटिक और रीनल दोनों होते हैं। पोर्टल का मतलब होता है एक्सचेंज करवाने वाला, गेट बेसिकली, एंट्री, कि मैं इस गेट से बाहर जा सकता हूँ और अंदर भी आ सकता हूँ। तो भाई जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो अपना जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट को नहीं देता डीऑक्सीनेटेड, बल्कि वो पहले किसको देता है? अपने पास से वो पहले पहुंचाता है लिवर को। किसको पहुंचाता है? लिवर को। ये जो है अपना ब्लड देगा लिवर को और यहां से जाएगा वेना कावास के पास। तो इस केस में लिवर जो होता है वो उसके डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए गेट का या ओपनिंग का काम कर रहा है कि उसके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस कॉल्ड एज हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। वेन का नाम होगा हेपाटिक पोर्टल वेन। ब्लड को कैरी करती है ये वेन इंटेस्टाइन से लिवर तक, तभी नाम है हेपाटिक पोर्टल की। हेपाटिक गेट के पास लेकर जाना है इस वेन को। हैपेंस बिकॉज बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। वही बात, सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट कौन था? वेना कावा। वेना कावा पे जाने से पहले जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वो किसको मिल जाता है? पहले लिवर को, वह हेपाटिक पोर्टल वेन। फिर आगे वो जाता है, तो इसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं बेटा, ये क्लियर होना चाहिए। फ्रोग के रीनल पोर्टल पे तो इस बार क्वेश्चन भी आ गया था। कोरोनरी सर्कुलेशन एक स्पेशल सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का ह्यूमन बॉडी में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कराता है टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर, इंश्योर हार्ट मसल रिसीव्स ऑक्सीजन प्रॉपरली। भाई दुनिया को तो दे रहे, तुम्हें तो मिल जाए। वीनस के लिए होता है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरी नहीं होती, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी नहीं मेंशन करती, तो उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे। हार्ट के लिए स्पेसिफिक आर्टरी जो असेंडिंग आयोटा से निकल सकती है, उसकी तरफ जा सकती है, उसे कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। स्कीमेटिक प्लान देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। उधर डीऑक्सीनेटेड है, इधर ऑक्सीनेटेड है। रेगुलेशन, इस पर भी नीट में पिछले साल सवाल आया हुआ था। उन्होंने बोला था नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो होती है वो तो खुद ही रेगुलेट हो जाती है भाई, है ना। ऑटो एक्साइटेबल होते हैं वैसे नोड वगैरह जो दिखाया गया डायग्राम में, नोडल टिश्यू के थ्रू।
और क्योंकि कार्डिक मस्कुलेचर होता है नोडल टिश्यू, इसलिए इस तरीके की चीज़ को हम बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ की वजह से हम बोलते हैं कि हार्ट मायोजेनिक होता है, क्योंकि मस्कुलेचर से कंट्रोल होता है। कभी कभी न्यूरोजेनिक हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे में तो नहीं है, लेकिन कॉकरोच जो हमारे सिलेबस में है एनलिडाई आर्थ्रोपोड्स में न्यूरोजेनिक होता है, हमारी बॉडी में मायोजेनिक होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो जैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा या मेडुला के पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स थे ब्रीदिंग में, यहाँ पर भी कुछ सेंटर्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। कैसे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो दो ऑटोनॉमिक के पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आएगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। वो होता ही खतरे के टाइम पर, जब हम सारा ब्लड बॉडी को देने की कोशिश करते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को देने की कोशिश करते हैं, स्किन से निकाल लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा होता है बिल्कुल, एक्शन पोटेंशियल धीरे हो गया, यानी डिपोलराइजेशन धीरे हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन धीरे हो गया, कार्डिक आउटपुट कम हो गई। हार्मोनल कंट्रोल, एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट में वो भी तो काम आते हैं, तो वो भी काम आते हैं भाई हार्ट रेट को बढ़ाने में। तो एक हार्मोनल कंट्रोल हो गया, एक न्यूरल कंट्रोल हो गया, और एक मायोजेनिक कंट्रोल हो गया। पिछले साल पेपर में ऑप्शन आया था कि हार्ट के रेट को कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, तो 3 ऑप्शन तो ये थे, चौथा था एड्रेनल कॉर्टेक्स। कुछ लोगों ने उसको टिक किया था, कुछ ने नहीं टिक किया था, बट एनसीईआरटी आंसर जो है वो मान के गई थी। नीट ने, एनटी ने जो आंसर माना था वो यही माना था कि कॉर्टेक्स रोल प्ले नहीं करता। हालांकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखा गया है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स डू प्ले ए रोल इन मॉडिफिकेशन ऑफ सीवीएस सिस्टम, बट वो आंसर एनटीए ने नहीं माना था बेटा, है ना। तो देखो ये दिखाया गया है कि ब्रेन जो है वो रेगुलेट कर सकता है आपके हार्ट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है वो भी रेगुलेट कर सकती है। पहला डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, कि अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये नॉर्मल वैल्यू है, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल। सिस्टोल की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस 40 होता है। ये माना जाता है कि इतना रहेगा तब तक बातें बिल्कुल ठीक रहेंगी, है ना। सिस्टोल एंड डायस्टोल। जब वेंट्रिकल ने ब्लड भेजा, मान लो अभी नहीं भेज रहा है, मान लो अभी वेन में 5 ml ब्लड चल रहा है, 50 ml चल रहा है, सॉरी, वेंट्रिकल ने ब्लड भेजा, 70 ml और बढ़ गया पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा के पास, तो 70 ml ब्लड बढ़ गया तो अब 120 हो गया। तो 50 ml ब्लड जितना वॉल पे प्रेशर लगा रहा था ब्लड वेसल की ट्यूनिका इंटीमा या मीडिया पे, और अब 120 ml, तो कौन सा ज़्यादा लगाएगा? 120। इसलिए सिस्टोल के वक्त जो ज़्यादा प्रेशर होता है उसे सिस्टोल कहते हैं, कम वाले को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। स्फाइगोमैनोमीटर से नापते हैं। रिपीटेड चेक ज़्यादा होता है तो दिक्कत है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को दिक्कत हो सकती है, इसलिए नापा जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, जो कोरोनरी वेसल आप पढ़ रहे थे कि ये हार्ट को सप्लाई करती है, सपोजिंगली ये जो है बेटा ये कोरोनरी आर्टरी है, वो कहते हैं इसमें से नॉर्मली आराम से ब्लड फ्लो कर रहा था। कोरोनरी आर्टरी के केस में क्या होता है कि इस ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो अब भाई ल्यूमन ही कम रह गई जहाँ से पास होना है ब्लड को, तो ब्लड के पास अगर ल्यूमन कम रह गई, अब ब्लड बस इतना ही पास हो रहा है, और अगर अब आप चाहते हो कि इतना ही पास हो जितना पहले, तो एरिया कम हो गया तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर भी देखा जाता है कि बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसको हम कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, और एथरो का मतलब होता है प्लाक, कि धीरे धीरे जो ये प्लाक या जो फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है येलो कलर का, ये हार्डन होने लगता है, आर्टरी के स्ट्रक्चर को डैमेज करने लगता है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। क्यों होता है? तो इसी वजह से होता है। ल्यूमन ऑफ आर्टरी क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन होता है बेटा, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं इसे। एंजाइना का मतलब होता है स्ट्रैंगलिंग, ऐसा कि किसी ने दबा दिया तुम्हारी छाती को, या कंस्ट्रिक्शन। पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट। मिडल एज लोगों में ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से ज़्यादा होता है ना, मिडल एज में ज़्यादा होता है, जैसा मैंने बताया था, उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी इसका एक रीज़न हो सकती है, घिरी घिरी सी छाती महसूस होती है, तो एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एनसीईआरटी कहती है, एक होता है हार्ट फेलियर बेटा, जिसमें हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं करता कि बॉडी की डिमांड को मीट करे, कि मेरे 3300 में आने चाहिए, नहीं आए, मैं फेल हो गया। मेरे को 5 लीटर कार्डिक आउटपुट देनी थी, मैंने नहीं दी, मैं फेल हो गया। पर मैं फेल 4 पे हुआ, 3 पे हुआ, 2 पे हुआ।
मैंने 1 भी लीटर अगर नहीं दिया तो उसको कुछ और कहते हैं, उसको कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। अभी हम थोड़ी देर में उसे पढ़ेंगे। तो फेल हो गया भाई। फेल होने का सबसे कॉमन कारण होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेशन का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सैक्स, कि जो एल्वेलाई के सैक्स हैं उनमें भर गया पानी, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ठीक से एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा मेरी बॉडी को वापस ब्लड घूमकर जो ट्रैवल करने के लिए ऑक्सीजन के साथ आया था। बिना ऑक्सीजन के बॉडी कैसे काम करेगी? तो सबसे कॉमन कारण हार्ट फेल होने का होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इंपॉर्टेंट नोट, हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक तीनों बातें अलग अलग होती हैं। हार्ट फेलियर में थोड़ा बहुत ब्लड मिल भी सकता है बॉडी को, कार्डिक अरेस्ट में जीरो हो जाता है, हार्ट बीट ही नहीं करता बेसिकली, उस वाली सिचुएशन में आ जाता है। इट इज जस्ट लाइक मेरे को किसी पाथ से जाना है, हार्ट के ब्लड को जाना है लंग्स में से फॉलो करके राइट वेंट्रिकल के ब्लड को टू द लेफ्ट एट्रियम, बीच में लंग्स में अगर कंजेशन मिली, एल्वेलाई कंजेस्टेड मिले तो दिक्कत तो उसको फ्लो करने में होगी, और हार्ट को वापस प्रॉपर अगर नहीं मिलेगा ब्लड विद ऑक्सीजन तो बॉडी की डिमांड्स वो पूरी नहीं कर पाएगा, तो फेल कहलाएगा। राइट, हार्ट फेलियर का मतलब होता है ये हार्ट जो है बेटा वो ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब बीट करना बंद कर दिया है, एसए नोड एवी नोड काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट फेल कर गया है, मतलब अरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फेलियर। अटैक का मतलब होता है हार्ट सडनली डैमेज हुआ है ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, यानी मान लो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। ये अटैक लंबे समय तक हुआ तो कल को फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यही बेटा इतना हमारा आज का इस टॉपिक में भी देखो, ये भी मैंने आपको करा दिया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हमने ब्लड देखा, प्लाज्मा देखा, ब्लड के सेल्स देखे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे, फिर एंटीजन एंटीबॉडी की बात करी, ब्लड ग्रुपिंग देखी, आरएच ग्रुपिंग देखी, कोगुलेशन देखा, सर्कुलेटरी पाथवेज देखे, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखा बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम देखी, ईसीजी देखा, डिसऑर्डर्स देखे, न्यूरल रेगुलेशन देखे, हार्मोनल रेगुलेशन देखे, डबल सर्कुलेशन देखा। तो बहुत कम टाइम में हमने कोशिश करी है कि चीज़ों को हम ठीक से रिवाइज कर लें, बॉडी फ्लूइड्स के लिए भी। आगे भी बेटा ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं दोबारा आपसे।